ऐश्वर्यं या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर बैठे सीधा रेल में, चोरों वाला डिब्बा करके पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोर को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तो कंजूसी छोड़ दे। धन्यवाद जी। क्या बात है, क्या बात है। डांस डांस। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया छोटू से मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। छोटू से मेरो मदन गोपाल, काफी है गैया काफी है ग्वाल, काफी है गैया काफी है ग्वाल। छोटू से मेरो मदन गोपाल, चारा खाइए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया खाइए ग्वाल। छोटू से मेरो मदन गोपाल। जय से धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नृत्य नृत्य, क्या बात है। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या गजब का है। ये देखिए सर, एक पाँव का नृत्य। आहा, क्या गजब का। एक पाँव, आहा, एक पाँव का नृत्य गजब का। ओहो, ये देखिए एक पाँव वाला नृत्य। बहुत बढ़िया, क्या सुंदर, बहुत बढ़िया। स्वागत है। गजब का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूफा जी देख रहे हैं खास तौर से। जी 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 जी, क्या बात है। तो चलिए, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1536वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला का प्रथम चरण है। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, जिनका छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। आप एक वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं और बाल प्रेमी को आपका सहयोग मिलते रहता है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपने समय निकाला, यद्यपि आप इस पटल पर लगातार जुड़ने का प्रयास करते हैं, और आज आपने हमारे आयुष जी और दूसरे कई बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। विशिष्ट अतिथि होंगी ईशा धोनी जी, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अदिति जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे श्री कार्तिक तिवारी, जो कि कक्षा 10 के छात्र हैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसर सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी जी और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ममता गोस्वामी जी हमारे बीच जुड़े हैं, किरण परिहार जी, कामेश्वरी सिंह जी, हेमा नेगी जी हमारे बीच जुड़े हैं, भूपेंद्र नेगी जी जुड़े हैं, और आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे, जो कि हमारे बाल पीढ़ी के संरक्षक हैं राइट डेली हाट से। अरुण श्रीवास्तव जी हमारे बीच बड़वानी से बहुत दिन बाद जुड़े हैं, अनिल धोनी जी। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं कार्तिक तिवारी जी को। बस आज त्वरित भाषण होना है, तत्काल विषय दिया जाएगा। हमारे यहाँ विषय उतना मायने नहीं रखता है, हम अपनी बात को कितने आत्मविश्वास से रखते हैं, क्योंकि बड़े कठिन विषय इसमें नहीं होते हैं, बहुत सरल विषय होते हैं। तो आशा है हमारे दोस्त इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिन्होंने सहमति नहीं दी है, कल के लिए सहमति दे सकते हैं। तो मैं मंच सौंपता हूँ कार्तिक तिवारी जी को। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक तिवारी जी, स्वागत है आपका। गुरु गणपति को सुमर लिखूं, गुरु गणपति को सुमर लिखूं, लिखूं ललित इतिहास। माँ शारदा तुम करो हृदय ज्ञान प्रकाश, माँ शारदा तुम करो हृदय ज्ञान प्रकाश। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से।
मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं, स्वागत की श्रेणी की तरफ जाता हूं। आज के जो हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं, जो कि माननीय मुख्य अतिथि जी हैं, श्रीमान श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ में श्री आकाश श्रीवास्तव जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, कुमारी मेरी बड़ी बहन कुमारी ईशा धोनी, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। और आज की जो अध्यक्षता कर रही हैं, मेरी छोटी बहन कुमारी अदिति, कक्षा 9 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपनी छोटी बहन जो कि आज की अध्यक्षता कर रही हैं, उनको स्नेह देता हूं। मेरे को बाल प्रहरी से मैं कैसे जुड़ा? मैं बाल प्रहरी से अपने पिताजी द्वारा जोड़ा गया, जिन्हें कि इन कार्यशालाओं के बारे में पता चला। उन्होंने YouTube के माध्यम से प्राप्त किया और मुझे इन कार्यशालाओं में जोड़ा। संचालन करने का मन, आज मैं घर में बैठा था और आज वर्षा के कारण अवकाश हो चुका था। मैं घर में बैठा था, हम थोड़ा खाली बैठे बैठे परेशान हो चुके थे। सर ने उस समय लिखा कि आप संचालन करेंगे? मैंने हामी भर दी। उसके बाद फिर मैंने सर से बात की और संचालन आज अभी आपके सभी के सामने कर रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छी कार्यशाला यही त्वरित भाषण कार्यशाला लगती है, क्योंकि इसमें हमें तत्कालिक विषय दिया जाता है और इस तत्कालिक विषय पे हमें बोलना पड़ता है और इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले बुलाता हूँ मेरी बड़ी बहन जो कि विशिष्ट अतिथि हैं, कुमारी ईशा धोनी, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है महिला हिंसा के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना चाहिए। आप जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईशा धोनी, कक्षा 12 की छात्र, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। जिसके आज आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें कि अभी मेरे छोटे भाई ने भी बताया कि त्वरित भाषण कार्यशाला में होता क्या, अचानक से टॉपिक मिलते हैं। जैसे कि अभी मेरे को मिला है टॉपिक, उसी प्रकार औरों को भी मतलब हमें पता नहीं होता है कि क्या टॉपिक मिलेगा, वो एकदम मिलता है और इसके बारे में हम बोलते हैं। और एक बात उन्होंने सच की कि इसमें हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़ती है। और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का बाल प्रहरी के 1537वें ऑनलाइन कार्यशाला में। मैं स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मैं स्वागत करती हूँ आज के संचालनकर्ता कार्तिक तिवारी, कक्षा 10 से, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर से। मैं स्वागत करती हूँ अपनी छोटी बहन अदिति का, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से, जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं। और साथ में मैं स्वागत करती हूँ प्रतिदिन इस पटल पर जुड़कर हम सभी को मार्गदर्शित करने वाले और इस पटल की शान भी कह सकते हैं, शान भी हैं, जो है आदरणीय श्री आकाश सर। मैं स्वागत करती हूँ प्रतिदिन हम सभी को मार्गदर्शित करने वाले और हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर। मैं स्वागत करती हूँ चैट बॉक्स का दायित्व संभालने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का। मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर जी का। मैं सर का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे फिर से विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। और इस पटल से जुड़े सभी लोगों का मैं आज के त्वरित भाषण कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि भाई ने मेरा टॉपिक बताया था, जो था महिलाओं पे, और उन्होंने कहा था कि उसके आधार पे मैं आप सभी को बताती हूँ जो मेरा टॉपिक था। बहन, आपका विषय था महिला हिंसा के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना चाहिए। जी भाई, धन्यवाद फिर से बताने के लिए। जो मेरा टॉपिक था उसके आधार पे मैं आपको बताती हूँ। महिलाएं हिंसा तो हम लगातार न्यूज में देख भी रहे हैं। हिंसाएं महिलाओं के साथ पहले से होती है, लेकिन आजकल महिलाएं पढ़ लिख चुकी हैं, लेकिन और वो अपने इस हिंसा के
कारण अब आवाज भी उठा सकती हैं और इसके खिलाफ लड़ भी सकती हैं। आजकल तो पहले से कम हो गया, लेकिन मैंने क्योंकि हमने भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो उसमें देखा कि महिलाओं के साथ बहुत गंदा अत्याचार होता था, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था और उन्हें घूंघट में रहना पड़ता था। और कहीं तो मैंने ऐसा भी हिस्ट्री में मैंने ऐसा भी पढ़ा कि जब उनके मतलब एक तो उनका बाल विवाह किया जाता था और बकायदा अगर उनके पति नहीं रहे तो साथ में उस जिंदा औरत को भी आग में जला दिया जाता था। वहां पे भी हिंसा औरतों के साथ पहले से ही हो रही है, महिलाओं के साथ। लेकिन आज की महिलाएं बहुत ही सतर्क, तेज और बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हमारा ये विकसित भारत है और आत्मनिर्भर भारत है, जहाँ की महिलाएं तो शेरनी हैं। जैसे कि ये आजकल हम देख रहे हैं कि महिला महिला हिंसा में महिलाओं की एक ताकत, मतलब एक महिला अगर इस हिंसा के इन हिंसा के चपेट में आ जाती है तो और महिलाएं भी मतलब वहां पे विरोध करती हैं कि इस महिला के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत हैं ऐसे जहाँ पे मतलब आपने एक नाम तो सुना होगा, सोशल मीडिया पे एक ज्योति अधिकारी है, वो भी मतलब लड़ती है, आवाज उठाती है, बोलती है। वो मेरे को वो भी थोड़ी तेज और सही लगती है और बकायदा हमारे उत्तराखंड में भी और बाहर को भी। लेकिन बाहर की महिलाओं में आप वैसे हमारे उत्तराखंड से भी बहुत ही लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बाहर को भी देखा है मैंने कि जब ऐसी हिंसा वगैरह होती है तो महिलाएं पीछे नहीं हटती, वो अपने हक के लिए खुद लड़ते हैं, खुद आवाज उठाती हैं। क्योंकि अगर सरकार हमें सुविधा दे रही है, अगर पुलिस हमारी मदद करती है, वो 24 घंटे हमारी मदद करती है, तो थोड़ा हमें भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। और वैसे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही खुद से भी होती है। कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे वो हिंसा थोड़ी हमें को वहाँ पे आवाज उठा के, जब घर का मामला होता है हम लोग वहीं पे अगर आवाज उठा दे, वो मामला वहीं पे शांत भी हो सकता है। और महिलाएं महिलाओं का साथ तो देती हैं और साथ में जो आज कल के नए युवा हैं वो भी एक दूसरे का साथ देती ही हैं। जैसे वहां पे लड़कियां ही सही, वो भी एक दूसरे का साथ देती हैं। जिसकी जंतर मंतर पे ही देखा आपने, वहां पे महिलाएं भी आई थी, उनके बच्चे भी थे, बहुत से अलग अलग स्टेट से और राज्य से, जिले से वहां पे बच्चे पहुंचे थे। तब मैंने वहां पे देखा है कि महिलाएं भी एकजुट होकर, कि जैसे न्यूज में लगातार देख रहे थे हम, जब वो बच्चों को मार रही थी तो महिलाएं आगे आ रही थी कि तुम बच्चों को ऐसे क्यों मार रहे हो। बोल तो रहे थे कि पुलिस ने मारा करके, कोई बोला था न्यूज में कि वो नेम प्लेट नहीं थी। लेकिन मेरे को वहां पे ये सही लगा कि महिलाओं की बात सुनकर वो लोग पीछे हटे, क्योंकि वो मारने वाली भी जब मैंने जो न्यूज मैंने देखी उसमें मारने वाली भी महिलाएं थी और बचाने वाली भी, जो बच्चों को मार रहे थे वहां पे भी महिलाएं थी। उन्होंने कहा कि आप बच्चों को ऐसे नहीं मार सकते हो, और बकायदा वो उन्हें क्या बोलते हैं कि कानून में ऐसा लिखा है, ये भी बता रही थी उन्हें। वहां पे भी मेरे को अच्छा लगा। और हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वही आगे ऐसे बोल सकता है। वहां पे मेरे को इस बात का भी बहुत गर्व हुआ कि पढ़ाई से बहुत कुछ मिल सकता है। जो चीज हमें खाली बैठ के, खाली ऐसे काम करके नहीं मिल सकती, वो पढ़ाई से मिल सकती है। बड़ी से बड़ी चीज पढ़ाई है, जो तभी आजकल ज्यादा से ज्यादा मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत में जो शिक्षा से थोड़े पीछे पीछे हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी सरकार ने वैसे बहुत ही पॉलिसी चला रखी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं पढ़ते, लेकिन मैं उन्हें बस यही कहूंगी कि पढ़ो कल के दिन, क्योंकि हमने भी आवाज उठानी है और अपने हक के लिए तो सभी को लड़ना है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस इतना कहूंगी कि भले ही कोई महिला किसी महिला का साथ दे ना दे, कोई महिला किसी महिला का साथ दे ना दे, किसी कुछ उसे भरोसा दे ना दे, बल्कि दे ना दे, बस उसका मनोबल ना टूटने दे। चाहे वो खुद नहीं दे सकती उसका साथ, लेकिन वो कर रही है तो उसे ये मत बोले कि तू ऐसा नहीं कर सकती, वो तो तेरे पति अगर तुझ पे हिंसा कर रहे हैं या कुछ भी।
बस मैं इतना कह सकती हूँ, अगर आपसे नहीं होता तो दूसरों को भी ये मत कहो कि आपसे भी नहीं होगा, क्या पता वो कर ले, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ ले, लेकिन हमें वैसे एकजुट भी रहना चाहिए क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हमें हर सुख-दुःख में एक साथ होना चाहिए, हमें हर सुख-दुःख में एक साथ होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज फिर से विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया और आज के संचालनकर्ता कार्तिक तिवारी अपने छोटे भाई कक्षा 10 से आपको भी आपके बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहन, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, सुंदर भाषण दिया। आपने पुराने जो इतिहास था उसकी तरफ भी थोड़ा दृष्टिकोण दृष्टि हमारी उस तरफ भी की और आपने बहुत सारी बातें बताई। अब मैं कार्यशाला में आगे बढ़ने से पहले कार्यशाला के कुछ नियम बता दूं। पहला नियम, जब भी कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो उस समय कोई दूसरा प्रतिभागी माइक और कैमरा खोल के उनके प्रतिभाग में व्यवधान ना डाले। दूसरा नियम, जब भी कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो उस समय वो अपना माइक व कैमरा दोनों खोल के रखें। तीसरा नियम, जब कोई प्रतिभागी बोल रहा हो तो पीछे से उनके माता पिता उनको गाइडेंस ना करें, उनको स्वयं बोलने दें, इसी से उनका मनोबल बढ़ेगा। और ये तात्कालिक भाषण कार्यशाला है, इसमें हमें उसी समय विषय दिया जाना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे जो प्रतिभागी हैं उनकी तरफ। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ अपनी छोटी बहन कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से पहुंच रही है। बहन, आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है बहुत उपयोगी है बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं। जी भैया, आपका आभार और नमस्कार। मेरा नाम महिमा धोनी है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसके अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं। तो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ना हर एक बच्चा अपना वक्तव्य करने का जो भाव है वो बहुत अच्छे से प्रकट करता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे जब संचालन कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही हाई लिमिट चीज हो चुकी है अब बाल प्रहरी। जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ हर एक स्टेट से यहाँ बच्चे इस बाल प्रहरी में जुड़ के एक अच्छा वक्तव्य करना शुरू कर रही है, यहाँ की प्रतिभाग करना, संचालन करना और विशिष्ट अतिथि का पद बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पहले से बच्चे बोलने में हिचकिचाते थे, डरते थे। कोई बच्चे होते थे जो आगे को बढ़ के बोलते थे, वरना जो विद्यालय में होता है कि एक बच्चा ही होता है कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाने वाला और ज्यादा नहीं होते हैं। पर बाल प्रहरी में हमारे विद्यालय में तो मैंने बहुत लोगों को देख लिया, जब बाल प्रहरी में जो जुड़े हैं वो अब संचालन करने को आगे आने लग गए हैं, वो बोलने को आगे आने लग गए हैं और यहाँ तक कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं संचालन करने के लिए। और मैंने बाल प्रहरी में ये भी सीखा कि एलकेजी और यूकेजी बच्चों से भी उनको बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था। जैसा कि आप देखते ही हैं, मानस धोनी, प्रभास देवतल्ला का और मेरे भैया जो आज संचालन कर रहे हैं कार्तिक तिवारी, उनके बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लावण्य देवतला, मंत्रिता शर्मा, बहुत ही बच्चे हैं ऐसे जो इसमें जुड़कर अभी भी मतलब बहुत अच्छी प्रतिभाएं देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्पष्टीकरण देते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। और यहाँ तक कि शिक्षक भी बहुत अच्छे से बताते हैं बाल प्रहरी के जो इसमें जुड़े हैं। और इसी के साथ मैं आज ये संचालनकर्ता को ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। दिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने बताया कि ये जो कार्यशाला है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है और आपने कई सारी बातें हमें बताई। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बड़े आदर के साथ बुलाता हूँ इस जो ये हमारी जो बाल प्रहरी की कार्यशालाएं होती हैं इनके कर्ता धर्ता, जो कि इनके जो ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं होती हैं इनके लिए चिंतन करते हैं, जो श्रीमान उदय किरौला सर जी के साथ उनके साथ चिंतन करते रहते हैं कि कैसे करके बालकों का विकास होगा। श्रीमान आकाश सारस्वत जी
उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद सर आप बहुत प्रिय कार्तिक। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 16वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ईशा और अध्यक्षता कर रहे प्रिय अदिति और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। और आज की त्वरित भाषण कार्यशाला तो एक विशिष्ट कार्यशाला है इस पटल की, जो एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि मासिक टेस्ट की भांति है। जब बच्चे लगातार कई कार्यशालाओं में प्रतिभाग करते हैं तो उसके बाद ये कार्यशाला होती है और इसमें जो बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं वो निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं। और उसके लिए एक ही शर्त है कि वो लगातार किताबें पढ़ते रहें। जो किताबें पढ़ते हैं, लगातार चर्चा परिचर्चा करते हैं, वो इन कार्यशालाओं में बेहतरीन प्रदर्शन भी करते हैं। एक लिटमस पेपर की तरह इन कार्यशालाओं को माना जा सकता है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी का ये मंच एक ऐसा स्वर्णिम मंच है बच्चों के लिए जो न केवल उनकी प्रतिभा प्रस्फुटन का अवसर उपलब्ध कराता है, अपितु उनको बहुत सारे नए नए रास्ते भी दिखाता है। और ये प्रतिभा करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु विविध स्थानों पर प्रतिभाग तो करते ही हैं, साथ में बेहतरीन स्थान भी प्राप्त करते हैं, जो कि इन कार्यशालाओं की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा सकता है। वास्तव में बाल प्रहरी का मंच और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का ही सुपरिणाम है कि हम ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। 16वां पड़ाव, अर्थात जब इसकी रचना की गई थी, शुरुआत की गई थी, कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि हम इस पड़ाव तक पहुंचेंगे। 6 वर्ष का सफर लगभग। वास्तव में अभिभावकों का, बच्चों का, शिक्षकों का जैसा अप्रतिम सहयोग इन कार्यशालाओं को मिला है, उसी का सुपरिणाम है कि आज हम इस विशिष्ट उपलब्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, बरसात का समय शुरू हो गया है। बाहर का खाने से बचें। एक चीज बच्चों को बड़ी स्वादिष्ट लगती है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं पानी के बताशे बोलते हैं, और जगह कुछ और भी बोलते होंगे। आज की डेट में ये सबसे खतरनाक डिश है। यदि उन पानी के बताशों में इन्फेक्टेड पानी आपके द्वारा पी लिया जाता है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य खराब होना सुनिश्चित है। उनसे भी बचाव करें और बाहर की अन्य वस्तुओं से बचाव करें। सीधा साधा घर का भोजन, गर्म भोजन करें, ताजा भोजन करें, वही इसका बचाव है। बरसात में इन्फेक्शन का खतरा, आई फ्लू का खतरा, कई तरह के वायरल फीवर और बहुत सारे फीवर का खतरा, और सबकी एक जड़ जल, पानी, दूषित पानी। और उपचार बहुत सीधा सा है। पानी को उबाल दें, ठंडा कर लें और छान कर पी लें, नॉर्मल। यदि आप पानी का ट्रीटमेंट कर देंगे तो बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। अभी मैं देख रहा था, जब नृत्य सम्राट का नृत्य चल रहा था तो आधी बात कहकर ही सम्मानित श्याम पलट पांडे जी ने छोड़ दिया। पूरी बात पता नहीं क्यों नहीं कही। आपने कहा कि फूफा जी जरा इसको ध्यान से देखें, लेकिन ये भी कहना था कि साथ में अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। जो उन्होंने जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है शादी कराने की, उसे भी ना भूलें।
तो वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है जब आयुष जैसे बच्चे दिखाई देते हैं जिन्होंने बोलना ही इस मंच पर सीखा है। यानी कि ये कहा जा सकता है इस मंच की पैदाइश है ये। जो बच्चा बोलने से पहले ही विविध गतिविधियों में प्रतिभा कर रहा है, कक्षा 1 में आते आते शानदार संचालन कर रहा है, मैं नहीं मानता इस पटल की इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है। बच्चों में आत्मविश्वास, बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, उनकी संकल्प शक्ति में वृद्धि, और यदि किसी के अंदर ये 2 चीज हो जाती हैं तो निश्चित रूप से जीवन के कभी भी किसी भी क्षेत्र में वो न पिछड़ सकता है और न ही हार सकता है। दृढ़ संकल्प शक्ति, प्रबल आत्मविश्वास, सफलता की महत्वपूर्ण शर्त। और जब आयुष जैसे बच्चे कक्षा 1 से 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 8 में, 10 में, 12 में अपनी शिक्षा पूरी करके एक नागरिक के रूप में देश को प्राप्त होंगे तो वो बाल प्रहरी की वास्तविक सफलता होगी। जब ऐसे संवेदनशील बच्चे, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी बच्चे समाज को मिलेंगे, देश को मिलेंगे, राष्ट्र को मिलेंगे, तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके आधार पर मैं कहता हूं कि स्वर्णिम भविष्य है हमारे देश का, क्योंकि हमारे नागरिक मजबूत होंगे, संवेदनशील होंगे, तो देश भी मजबूत बनेगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपने वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई और आपने हमें जो आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही है और भारत के हर जगह इतनी बारिश हो रही है, तो हमें इस बारिश के मौसम में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, आपने इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाला और हमें बताया कि हमें महापुरुषों की जीवनी को भी उतारना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे के प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई श्री अहम कुमार, कक्षा 11, केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश। भैया क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। भैया आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है हमें पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है, हम यहाँ पर तुरंत कारण कक्षा के अनुसार यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। उसके अंतर्गत मेरा विषय है कि हमें पाठ पुस्तक के अलावा और किताबें भी पढ़ना चाहिए। जी यह बात बहुत सत्य है कि हमें पाठ्य पुस्तक के अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जो ज्ञान है, मनोबल है, वो बहुत बढ़ता है। हमको देश के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी ज्ञान मिलता है। और मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो पाठ्य पुस्तक के अलावा है। जैसे कि अभी मैंने बहुत ही अभी क्षण की बात है कि हमारे लाइब्रेरी में पुस्तक का वर्कशॉप लगी थी। उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी किताबें वहाँ पे देखी थी और उसके वहाँ पे महाभारत थी, बहुत सारी थी जो हमको हमारे भगवान जी के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में सबके निर्देश देती है, सबके बारे में ज्ञान देती है। और जो अभी हमारे जैसे कि अभी बहुत सारी मैगजीन्स निकलती है, रोज न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर भी एक टाइप की इंफॉर्मेशन ही देती है जो हमको पाठ्य पुस्तक के अलावा रोज पढ़नी चाहिए, जिससे हमको बहुत सारी देश विदेश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे कि अभी बहुत सारा जो
हमारे जो ये जंतर मंतर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के प्रोटेस्टेड हुए हैं, जिनके कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, उनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिली। और फिर जो हमारे अभी शिक्षा मंत्री चेंज हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिली, उनने अभी बहुत सारे बदलाव करे हैं उनके बारे में कही। और पाठ्य पुस्तक से भी के ज़्यादा तो हमको उसमें एक लिमिटेड, एक बहुत मतलब नियमित पढ़ना रहता है, लेकिन पढ़ने की कोई वो नहीं होती कि मतलब हमको बस इतना ही पढ़ना है फिर खत्म हो गया। हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, हमको बहुत सारी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है अगर हम करना चाहे तो। अगर नहीं करना चाहे तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, कि मतलब वो पढ़ लेगा तो मैं बहुत अच्छी बात है, उसको एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर नहीं पढ़ना चाहेगा तो वो उसमें भी संतुष्ट रहेगा कि जो उसने स्कूल का पढ़ लिया है उसमें ही वो खुश रहेगा। और जैसे कि मेरे पास भी, जैसे मेरा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हमारे घर पे एक बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती है, तो मैं बहुत कम पुस्तकें होता है जिसको मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी मैं कक्षा 11वीं में हूँ तो बहुत सारा स्कूल का ही काम मिल जाता है। लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसी बुक होती है जो मैं एक बार पकड़ के बैठ जाता हूँ, जो मेरे को पढ़नी रहती है, तो मैं वो पूरी पढ़ता हूँ, तब उसके बाद ही हटता हूँ। तो उससे मेरे को बहुत सारा ज्ञान मिलता है, जो कि अच्छी बात है और हमको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। भैया, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आपने बताया कि आपके जो विद्यालय में पुस्तकालयों का मेला लगा था, जो पुस्तकों का मतलब एक प्रकार से वर्कशॉप लगी थी, उसमें आपने कई सारी पुस्तकें देखी, पढ़ी और आप ऐसे ही निरंतर पढ़ते रहें और अन्य अन्य जानकारियों को भी लेते रहें। अब मैं आगे के प्रतिभागियों की तरफ बढ़ता हूँ और अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई श्री अक्षत सिंह, कक्षा 6, ATS, हर्बर्टपुर देहरादून। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी बात आ रही है। जी, आपकी आवाज आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है जब मैं बहुत थक जाता हूँ। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अक्षत सिंह है। मेरे विद्यालय का नाम STS हरपटपुर है और मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मेरे विषय का नाम है जब मैं बहुत थक जाता हूँ। जब मैं बहुत थक जाता हूँ, जैसे मैं खेल रहा हूँ, फिर मैं ज़्यादा देर तक खेलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो फिर जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो फुटबॉल ज़्यादा देर खेलने से मैं थक जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद वापस खेलने लग जाता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई भी करता हूँ। और कभी कभी मैं पढ़ाई के बीच बीच में भी खेलने लग जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं खेलता हूँ, फिर मैं वापस थक जाता हूँ और फिर मैं वापस आराम करता हूँ। धन्यवाद। भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति और ऐसे ही आप प्रस्तुतिकरण करते रहें। आप एक दिन बहुत अच्छे और बहुत बड़े वक्ता बनेंगे। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आप जब पढ़ने बैठते हो, कभी कभी पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, आप तब खेलने लग जाते हो। मतलब आप एक क्षण भी खाली नहीं बैठते, अपने मन को खाली रखने नहीं देते हो, क्योंकि मन बहुत चंचल है। आप इसको कभी खेलने में, कभी पढ़ने में व्यस्त करते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आगे के प्रतिभागी की तरफ बढ़ता हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे छोटे भाई श्री गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6, मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई। आपका विषय है एक दिन जब मैं अपने गांव गया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह परिहार है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आज आप सभी के समक्ष एक टॉपिक प्रस्तुति देने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भाई, क्या आप मेरा टॉपिक दोबारा बता सकते हैं? हाँ भाई, आपका विषय है एक दिन जब मैं अपने गांव गया और
मैंने जैसे कि नियमों में बताया था कि घर वाले पीछे से सहयोग ना करें, मेरा विनम्र आग्रह है। धन्यवाद। जब मैं एक दिन अपने गांव गया तो फिर मेरे जो दादा दादी थे वो मेरी राह देख रहे थे। उनको पता था कि मैं आज आने वाला हूँ, तो फिर मुझे देख रहे थे कि ये आएगा भी। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो फिर मेरी दादी ने सबसे पहले मुझे घर दिखाया कि कहाँ कौन सा रूम है, कहाँ शूज रखने हैं, कहाँ चप्पल रखने हैं। फिर मेरे दादा मेरे को अपने साथ मीन्स जो दादा का डेली काम होता है, दादा ने मेरे को बताया कि मैं ये करता हूँ। फिर उसके बाद घर में कुछ फल रखे थे। दादा ने बोला यह फल पहला काफल है, दूसरा आड़ू है। ये दोनों पेड़ में उगते हैं। हमने इसमें बहुत मेहनत की थी। हमें जंगल में जो उगे थे वहां से लेके आए थे। तो फिर मैंने अपने दादा दादी से बहुत सारी चीजें सीखी जब मैं गांव गया। और वहां तो ठंडा पानी रहता है, जो मीन्स वहां एक पानी का स्रोत होता है, वहां से पानी भरते हैं। वहां घर घर नल लगे हैं, पर वहां जो धारा होता है वहां से ज्यादातर पीने का ही पानी लिया जाता है। अब धन्यवाद। भैया बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा बोला और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने बोला। पर और आपने बहुत अच्छा बोला। आपने बताया जब आप अपने गांव गए तो आपके जो दादा दादी थे जो कि आपकी राह देख रहे थे। हर किसी के दादा दादी उसकी राह देखते हैं और उसके लिए रुके रहते हैं कि आ जाएंगे आ जाएंगे। और आपने वहाँ बहुत सारे काफल खाए और आपने काफल खाए और आपको इस आत्मविश्वास से भरे वक्तव्य के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी शिवाली नेगी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडीहार, पिथौरागढ़। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है डीडीहार संगोष्ठी में जब मैंने संचालन। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी भैया, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम शिवाली नेगी है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमजी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट है। तो जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो फिर मुझे भी सबको टॉपिक मिला। मुझे भी एक टॉपिक मिला कि डीडीहाट में राष्ट्रीय संगोष्ठी में जब मैंने संचालन किया, तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊं। जब सर ने हमें बताया कि हमारा बाल कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय संगोष्ठी भी है, तो फिर मेरे अंदर एक अलग सी उत्सुकता भर गई कि वहाँ क्या होगा। मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी कि सर ने मुझे संचालन करने का वहाँ मौका दिया। तब मेरे वहाँ बहुत सारे मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ पहले हमको कार्यशाला में सर ने मैं और मेरी दोस्त कार्यशाला में आए। वहाँ हमारे गाने के ग्रुप बने, सब बना। और फिर आखिर में मैं बाल कवि सम्मेलन के लिए चयनित हुई और मैंने वहाँ संचालन किया। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी कि इतने बड़े कार्यक्रम में मैं संचालन कर रही हूँ। वहाँ हमने खूब मस्ती भी की। जब उस दिन काफी बारिश भी हुई, इसलिए कुछ बच्चे थोड़ा देर में पहुंचे। उनमें से जो कुछ बच्चे थे वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनका घर दूर था। लेकिन मुझे वहाँ एक अलग सी खुशी मिली। तब से मुझे आज तक हमारे विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं और कई बाहर होते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। मुझे एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये कर सकती हूँ। मुझे अब कोई डर नहीं है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति, आत्मविश्वास से भरी हुई प्रस्तुति। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आपके वक्तव्य में कोई त्रुटि रही होगी। और बाल प्रहर की कार्यशालाओं से एक कॉन्फिडेंस जागता ही है। जो नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलने लगे हैं। जो नहीं बोल पाते हैं, मंच पर जाने से डरते हैं, वो अब बिना डरे बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं, इतने लोगों के सामने बोल रहे हैं और
बिना डरे, बिना किसी के सहयोग के बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस जाग जाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसी प्रकार अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे जो आगे के प्रतिभागी मैं उनकी तरफ जाता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर मेरी छोटी बहन कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दादा, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है क्या होगा जब धरती पर एक भी पेड़ नहीं रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ऋषा कोहली कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज सुरेश भाषण कार्यक्रम है जिसमें मेरा विषय है क्या होगा अगर धरती पर एक भी पेड़ नहीं रहेगा। तो जैसा कि हमें पता है कि पेड़ हमारे बहुत सारी कामों में उपयोगी है। जैसे अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। जैसा कि हमें पता है अगर पेड़ों से हमें सब चीज मिलती है। हमें पेड़ों से फल फ्रूट मिलते हैं जो हमारे जीवित रहने में उपयोगी है। हमें उससे हवा मिलती है, जो हवा मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमारे जीवित रहने में उपयोगी है। हमें उससे पानी मिलता है। पानी ऐसे कि जिस जगह पर लंबे पत्ते होते हैं, जिस एरिया पे लंबे पत्ते वाले पेड़ होते हैं, उस जगह पर ज्यादा बारिश होती है। इसलिए हमें उधर पानी में मिल जाएगा जो हमें जीवित रखने में उपयोगी है। तो ये 3 चीजें हमें मिलेगी और बाकी का अगर हम इसको हटाएं तो पेड़ हमारी बहुत चीजों में उपयोगी है। उससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जैसे। और पेड़ तो बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी वैरायटी हमारे अलग अलग कामों में मदद करते हैं। जैसे हम अगर नीम का पेड़ लें तो नीम के पेड़ से बहुत सारी चीजें होती हैं। नीम के जो सीड्स होते हैं, लीफ होते हैं, वो नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह काम करते हैं, जो हमारे किसान हैं उनके बहुत उपयोगी है। और जो नीम का नीम ऑयल है, उससे हम सूप्स और टूथपेस्ट बनाते हैं। और जो उसकी लकड़ी होती है दातून, उससे हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत सही रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो जैसा मेरा टॉपिक है, दादा ने बताया कि पृथ्वी में अगर एक पेड़ नहीं होगा तो जब पृथ्वी में एक पेड़ होगा तो ना तो हम होंगे और ना तो कोई मिलेगा है। अब टेस्ट होगा सीमेंट होती दिखा दो ना, मैं दिखा दो। आज उसमें पेड़ नहीं है तो हम कहाँ से होंगे, जानवर कैसे होंगे और पक्षी वगैरह कैसे होंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि धरती में एक पेड़ होगा हम जीवित रहेंगे। कृपया आप पर्यावरण को बचाएं, ये मेरे आग्रह है आप सभी से। और मैं बताती हूँ, आप सभी को पता है हमारी सभी जगह पे इतने ज्यादा पेड़ कट रहे हैं कि जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान, बहुत हानि पहुंच रहा है। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे और नहीं लगाएंगे हम, और कुछ लोग सिर्फ नाटक करने के लिए फोन में अपनी पोस्ट, स्टोरी, स्टेटस लगाने के लिए पेड़ लगाते हैं, परंतु उसकी देखभाल नहीं करते हैं। पेड़ तो हमने लगाया, एक काम हमने अच्छा करा, परंतु हमने उसकी देखभाल ही नहीं करी, तो उस पेड़ लगाने का फायदा ही क्या होगा। अगर जब हम उसकी देखभाल करेंगे अच्छे से, उसको पानी देंगे, उसको धूप देंगे, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो तो बड़ा अच्छा हमें उपयोगी रहेगा और फायदेमंद रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बस पेड़ काटते जाते हैं और अपनी उस पेड़ काटने वाली वीडियो को छुपा के एक पोस्ट लगाते हैं, अपनी स्टोरीज लगाते हैं कि हमने पेड़ लगाया, देखो देखो हमने पेड़ लगाया। लेकिन हम तो पेड़ लगाते हैं पर उसकी देखभाल कोई नहीं करता। और मैं आपको बताती हूँ एक जानकारी देने के लिए, हमारे बागेश्वर में एक अंकल हैं, उनका नाम कार्तिक मलेड़ा है। कार्तिक नहीं, उनका नाम है किशन मलेड़ा है। तो किशन मलेड़ा जी अगर वो जुड़े हैं तो मैं उनका आभार करती हूँ। वैसे तो वो नहीं जुड़े हैं, पर मैं बता देती हूँ, बागेश्वर में उनके सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। हम उनके वहां विजिट करने गए तो हमने देखा उनके वहां तो इतने सारे पेड़ हैं, हर एक वैरायटी का हर एक पेड़। और उनके वहां जब हम गए, उनका बगीचा इतना सुंदर था, तितलियों से भरा पड़ा था। और उनके जो हमने देखा तो इतना हरा भरा था, तो हमारा दिल खुश हो गया। तो
वो तो कोई ऐसी वीडियो पोस्ट नहीं करते कि हमने देखो हमने इतना पेड़ लगाए हैं, वो पोस्ट नहीं करते, परंतु उनकी देखभाल करी। और मैं तो हमारे बागेश्वर में सबसे अच्छा मुझे तो उनका ही लगा जो उनकी नर्सरी है, और उधर से बहुत सारे लोग पेड़ भी लेते हैं। कुछ लोग हैं पर पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग हैं पेड़ लगाते हैं पर उसकी देखभाल नहीं करते, तो उससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। आकाश संरक्षण सर ने बताया, तो ये बात सब चीज में लागू होती है। अगर हम पेड़ को अच्छे से पानी देंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे, तो वो भी बाद में बड़ा होकर हमको देगा। तो हमें अपने लिए अच्छा चाहिए, तो हमने पहले उसके लिए अच्छा करा, तब वो हमको लिए अच्छा देगा। तो हमने ये बात तो पता है, और मैं यही कहती हूँ कि सब लोग पेड़ लगाएं पर उसकी देखभाल करें। अगर पेड़ नहीं भी लगाते हैं तो कृपया काटें ना। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो वो तो वैसे भी सीड्स जब हवा के झोंके से उड़ते हैं तो बारिश आने से हो जाते हैं, लेकिन हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो धन्यवाद। और मैं अपने बड़े दादा को, कार्तिक तिवारी दादा को, बहुत ही सुंदर संचालन, बहुत ही मनमोहक संचालन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति। 10 पुत्रों समो वृक्षा की बात पर आपने बहुत प्रकाश डाला, और जो पेड़ का ध्यान रखने वाली बात है वो शायद हमारे परिवार से अच्छा, और जो पेड़ लगाते हैं और पेड़ों का देखभाल करते हैं उनके परिवार से अच्छा कोई नहीं जान सकता। जैसे मेरे पिताजी और हमारे घर वाले हैं। पिताजी मेरे सुबह कभी भी पेड़ लगाएंगे, सुबह चले जाते हैं, दिन में मेरे विद्यालय के आने के बाद फिर मुझे नहीं दिखते हैं, और फिर शाम को दुकान सारे क्रियाकलापों से शाम को निवृत्त होके तब दिखते हैं। और ऐसे ही सब हर किसी की जिंदगी, हर किसी का जीवन होता है जो पेड़ों के लिए समर्पित होता है। और मैंने भी बहुत पेड़ लगाने वाले देखे, क्योंकि जो कोई पेड़ लगाने वाला होता है तो उसे पता चल जाता है कि कौन कौन पेड़ लगा रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ हमारे गोपेश्वर में भी, जो कि पेड़ों के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। वो बहुत तत्पर रहते हैं, हर कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो वो पेड़ ले जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ों का खुद संरक्षण करते हैं। जिनसे पेड़ लगाए हैं उनसे भी, और खुद भी संरक्षण करते हैं। एक ऐसे भैया भी हैं, और पिताजी भी, उन्होंने भी जो है कि जन्मदिन के दिवस के भी वन बनाए हैं उन्होंने। इसी प्रकार हर कोई काम करता है, पेड़ पौधों के लिए भी कई लोग समर्पित हैं, और जैसा आपने बताया कई लोग ऐसे दिखावा भी करते हैं। अब मैं आगे के प्रतिभागियों की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी छोटी बहन कुमारी राशि, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरून चौबट्टा बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपका विषय है, कभी कभी मुझे अपनी मम्मी पर गुस्सा आ जाता है। जी भाई, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल। बहन, अपना कैमरा भी ऑन करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम राशि है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक टॉपिक पर अपने विचार रखना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भैया, मेरा टॉपिक क्या था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ बहन, आपका टॉपिक है, कभी कभी मुझे अपनी मम्मी पर गुस्सा आ जाता है, और आप अपना कैमरा खोल के प्रस्तुति दीजिएगा। जी भाई, जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बताया कि मेरा टॉपिक है, कभी कभी मुझे मेरी मम्मी पर गुस्सा आ जाता है। हाँ, यह सच बात है, क्योंकि मुझे कभी कभी मतलब कभी ज्यादातर नहीं, पर कभी कभी अपनी मम्मी पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह मुझे ऐसे काम बता देती हैं कि जो मुझसे होते भी नहीं और जो मुझे आते भी नहीं। जैसे कि बहुत सारे काम है जो मुझे करने नहीं आते, और मुझे गुस्सा इसलिए भी आता है कि मम्मी
जब मैं कुछ काम कर रही होती तो मम्मी मुझे दूसरा काम बता देती है और इसलिए मुझे गुस्सा भी आ जाता है। आशा है आप सभी को मेरी कही हुई बातें अच्छी लगी हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। आपने बताया हर किसी को आता है पर वैसे नहीं आना चाहिए, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, विषय है और वैसे नहीं आना चाहिए। हर किसी की मम्मियाँ जो होती हैं, हर किसी की माता जी माँ जो होती हैं उसके लिए उसका भला ही चाहते हैं, पर आ जाता है कभी कभी हम जो बालक होते हैं, बालिकाएं होते हैं, यानी हम जो छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए कितना भला कर सकता है आगे जाकर। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए खराब है, हम क्यों कर रहे हैं इसको, हाँ ये अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर वो हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो भी प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे वो अपना माइक और कैमरा धन खोल के प्रतिभाग कीजिएगा प्लीज। और कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हूँ, जो नियम अनुसार है उन नियमों का पालन कीजिएगा। कोई दूसरा प्रतिभागी माइक ना खोले। अब मैं आगे के प्रतिभागियों की तरफ बढ़ता हूँ। अब जो हमारा ये आज कार्यशाला चल रही है, इस कार्यशाला के जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको मंच पर बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भाई। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। सर, आपका माइक नहीं खुला है। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा संचालन है। बाल प्रहरी के इस 1537वें ऑनलाइन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी अदिति जी, परम आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उदय किरोला सर, श्याम पलट पांडे सर, डॉक्टर अशोक नेगी सर, विशिष्ट अतिथि कुमारी ईशा धोनी और कुशल संचालन कर रहे भाई कार्तिक तिवारी जी, आप सभी के प्रति बहुत बहुत अभिवादन। हमारे साथ जितने भी बच्चे लोग जुड़े हैं उन्हें शुभाशीर्वाद। आज त्वरित भाषण प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता क्या, कार्यशाला है। ये त्वरित भाषण का तात्पर्य क्या है और इसका लाभ क्या है, अभी बहुत से प्रारंभ में हमारे आदरणीय किरोला सर ने भी बताया। और त्वरित का मतलब ये तत्कालिक, जो वो भाषण जिसे वक्ता को पहले से पता ना हो कि मुझे जो उसकी कोई तैयारी ना हो, उसके पास कोई लिखित नोट्स ना हो, और आपका माइक ब्लॉक हो गया है श्वास्तु जी। अभी आपने देखा कि बहुत से बच्चों को या जो भी यहाँ पे प्रतिभागी हैं उन्हें जो विषय दिया गया, बड़े अच्छे अच्छे विषय आए। सबसे पहले जैसे ईशा धोनी जी ने कोई महिला का साथ ना दे, नहीं, उन्होंने कहा था कि महिला हिंसा के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने उठाई कि महिला के साथ अगर कोई भी हिंसात्मक कुछ है, तो उन्होंने प्रारंभ से जब बाल विवाह होता था उस बात को उठाया। फिर अभी उन्होंने जंतर मंतर पे जो पेपर लीक की मीटिंग हुई या गोष्ठियां हुई, लोग इकट्ठा हुए, उस पर भी बात बताया। और उन्होंने कहा, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कोई महिला का साथ दे या ना दे, उसका हौसला नहीं टूटना चाहिए, उसे आगे जो है बढ़ करके काम करना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं। कुमारी महिमा धोनी को दिया गया बहुत उपयोगी है बाल प्रहरी की कार्यशाला है। निश्चित रूप से जो भी इस कार्यशाला से जुड़ा हुआ है और जितने भी आयोजन, जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी कार्यशालाएं हो रही हैं अलग अलग विषयों पर, अभी प्रारंभ में ही आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने उदाहरण दिया
आयुष श्रीवास्तव का। मैं भी देख रहा हूं, आप सब देख रहे हैं कि जब वो तोतली भाषा में बोलता था, सही आवाज भी नहीं निकलती थी, तब से वो जुड़ता रहा और आज ये है कि वो संचालन करता है, अपने अलग अलग विषयों पर अपनी अभिव्यक्ति देता है। उनकी दोनों बहनों को मैंने देखा कि वो जो है अपने शहर में, अपने विद्यालयों में अलग अलग कार्यक्रमों में जो है प्रतिभागी के रूप में जाती हैं और वहां से प्रथम स्थान प्राप्त करके आती हैं। ये सब प्रभाव जो है वो बाल प्रहरी के कार्यशालाओं का ही है। आदरणीय सरस्वत सर ने बड़ी बातें कही। उन्होंने एक जो सेंटेंस पहला वाक्य कहा वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये जो त्वरित भाषण कार्यशाला है वो एक मासिक टेस्ट की तरह है। बच्चे जो पढ़ते हैं वो मासिक टेस्ट जैसे लिया जाता है कि भाई पता नहीं है कि मुझे क्या बताना है, और उस पे जो टेस्ट हो जाता है। आगे अहम कुमार जी को विषय दिया गया था पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए। ये जो विषय है ये सीधे सीधे इसी कार्यशाला पर आधारित है कि अगर आप अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों से हट करके पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो इस त्वरित भाषण में आपको बहुत ही उपयोगी होंगी, क्योंकि उससे आपको अलग तरह का ज्ञान होगा और वो जो है आप प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके के कार्यक्रमों में। अक्षय जी को बहुत अच्छा विषय मिला था जब मैं थक जाता हूं। उन्होंने कहा कि आराम करता हूं, खेलता हूं, आराम करता हूं, पढ़ता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं जिंदल स्टील में कार्यरत था, सीनियर मैनेजर के पद पर। हमारे एक ईडी थे, उनका बड़ा अच्छा वाक्य होता था। वो बोलते थे कि रेस्ट का मतलब है चेंज ऑफ वर्क। अगर आप मानसिक रूप से थक गए हैं तो शारीरिक कार्य करिए। मैं अक्षय सिंह को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत थक जाते हैं, या जितने भी जुड़े हुए और बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं थक जाता हूं तो क्या करूं। तो थकने का तात्पर्य है दो तरीके से, आप मानसिक रूप से थक गए यानी पढ़ते पढ़ते थक गए, या आप शारीरिक रूप से खेलते खेलते थक गए। तो अगर आप खेलते खेलते थक जाते हैं, अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आप खेलिए, बागवानी करिए, आप अपने जो है किसी भी गार्डन में चले गए, बाग में चले गए। अगर आप जो है खेलते खेलते अगर आप पढ़ते हुए थकते हैं यानी मानसिक रूप से थकते हैं तो शारीरिक कार्य करिए, और शारीरिक रूप से थकते हैं तो मानसिक कार्य करिए। गौरव सिंह परिहार एक दिन जब अपने गांव गया, वहां की बातें बड़ी अच्छी बताई। उन्होंने अपने घर, खेत, फल आदि सब की जो है प्रकृति के प्रति उनका जो लगाव दादा दादी ने बताया, बड़ा अच्छा लगा। कुमारी शिवानी ने भी डीडी हाट में जब गोष्ठी में इनको पहली बार संचालन के लिए बोला गया तो उनका हौसला बहुत बुलंद था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वहां बहुत खुशी मिली, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिला जो आगे अब काम आ रहा है कि कहीं भी हम जो है बिना किसी हिचक के उसमें भाग ले सकते हैं। कुमारी दृश्या कोहली को विषय मिला था क्या होगा जब धरती पर कोई पेड़ नहीं होगा। बहुत बड़ी कल्पना है और इस कल्पना को हमेशा सोचना चाहिए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये सबको सोचना चाहिए। उन्होंने बहुत कहा कि भाई बिना पेड़ के आदमी रह नहीं सकता है, और एकदम सही बातें हैं। फिर उन्होंने नीम के पेड़ की उपयोगिता और तरह तरह के पेड़ों की जो है उपयोगिता बताते हुए एक बात जो उन्होंने कही वो सबको समझने और सुनने वाली है। उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग नाटक करते हैं, पेड़ लगा देंगे और अपना ताली बजाया, लोग चले गए और बाद में पेड़ सूख जाते हैं। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उसकी देखभाल करना भी हमारा ही दायित्व है। अगर वो पेड़ को हम जो है लगाते हैं तो आगे बढ़ना भी चाहिए। इसी तरीके से कुमारी राशि को विषय मिला कि कभी कभी मुझे अपनी मम्मी पर गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे तब गुस्सा आ जाता है जब मम्मी मुझे ऐसा काम बता देती है जो मुझे आता नहीं है। मैं आपको बताऊं ईसा जी, राशि जी, ये जान लीजिए कि मम्मी इसलिए वो काम बताती हैं कि अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए। आपको सीखना होगा कि जो काम मम्मी ने बताया है अगर आज नहीं आ रहा है, एक बार आप सीख जाएंगे तो दोबारा थोड़ी फिर आपको ये कहना पड़ेगा मुझे आता नहीं है। माँ बाप जो है बच्चों को सिखाने के लिए नए नए काम देते हैं कि बेटा ये कर लो, बिटिया ये कर लो, और उससे क्या होगा कि आपको एक अलग सीख मिलेगी।
ये सीखना जो है बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बातें आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कार्तिक जी। मैं 2-3 बातें और बताऊं कि जो ये त्वरित भाषण है, मैं आपको बताऊं, मैं विज्ञान का छात्र रहा, और मैंने अभी जैसे कि बताया कि मैं जिंदल स्टील में सीनियर मैनेजर था, चूंकि मैं टेक्निकल लाइन का था, इंजीनियरिंग का छात्र रहा। लेकिन उसके अतिरिक्त मैंने पौराणिक ग्रंथों को, अलग अलग किताबों को खूब पढ़ा। पौराणिक ग्रंथों को लेकर के मैंने 50 से ज्यादा स्क्रिप्ट लिखे, जिसपे कॉमिक्स छपा। बाल भास्कर ने उन कहानियों को लेकर के उन्होंने कॉमिक्स छापा, केवल इसलिए वो मेरे विषय के नहीं थे, लेकिन मुझे पढ़ना था। मेरी एक जिज्ञासा थी कि कैसे। आज ये है कि मुझे बहुत उस क्षेत्र का ज्ञान हो गया पढ़ते पढ़ते। तो हमें ये आवश्यक है सबके लिए कि अपनी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं उससे हट करके आप लोग पढ़ें। त्वरित ये जो भाषण कार्यशाला है, उससे लाभ क्या है? सबसे पहला तो ये कि इससे वक्ता के भीतर आत्मविश्वास, रचनात्मकता और संवाद कौशल की बातें आ जाती है। उससे परख होती है कि आप में कितना आत्मविश्वास है, आपके अंदर कितनी रचनात्मकता है, और आपके संवाद कौशल आपका किस तरीके से है। संवाद करना जीवन का एक अभिन्न अंग है। किसी भी विषय पर अपनी बातें तत्काल कहना बहुत बड़ी बात है। अचानक, और ये आपको बताऊं कि ये जो तत्काल कहने वाली बात है, ये आपको आगे जीवन में और काम आएगा। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आप साक्षात्कार में बैठेंगे, तो आपको नहीं पता है कि वो अगला जो है आपसे क्या पूछने वाला है। आप विभिन्न विषयों पर जब आप अध्ययन करके जाएंगे, तो आपको वहां कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और आप सारी बातें अपनी कह सकेंगे। इसलिए इस आयोजन के माध्यम से मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पाठ्यक्रम से हट करके भी अन्य पुस्तकें, पत्रिकाएं, किताबें अवश्य पढ़ें। वो निरंतर आपको लिए सहयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय किरोला सर को बहुत बहुत के प्रति बहुत आभार, जिन्होंने मुझे आज यहाँ का मुख्य अतिथि बनाया। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा इतने नाम लेते लेते थोड़ा कंठ अवरुद्ध हो गया था और नाम मैं सही से नहीं ले पाया। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो इतने नाम लेते लेते कंठ अवरुद्ध हो जाता है थोड़ा। अब आपने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी अच्छी अच्छी ज्ञानप्रद बातें बताई आपने। सबके विषय भी उनको स्मरण दिला दिए, यानी उन्हें भी स्मरण आ गया होगा कि उन्होंने क्या क्या कितने अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए, उन्हें भी स्मरण आ गया होगा। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आज इस कार्यशाला के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई श्री अदम्य अग्रवाल, कक्षा 1, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, आपकी आवाज पहुंच रही है। आपका विषय है, यदि मेरा दूध का गिलास जमीन पे गिर जाए तो। नमस्कार, मेरा नाम अदम्य अग्रवाल, कक्षा 1, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से। जैसे कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है भैया, आप बता सकते हैं? हाँ भैया, आपका विषय है, यदि मेरा दूध का गिलास जमीन पे गिर जाए तो। मेरे जीवन का एक सफर सबसे अच्छा रहता है। आपका विषय है, यदि आपका दूध का गिलास गिर जाए तो क्या होगा, आपको ये बताना है। इस पर बात करें। दूध का ग्लास इनके हाथों से गिर जाए या और किसी के हाथ से, यह भी स्पष्ट करिए। यदि तुम्हारा दूध का गिलास नीचे गिर जाए तो जब मेरा दूध का गिलास नीचे गिरता है तो मेरी मम्मा मुझे बहुत मारती है।
का गिलास गिलाता है? जब मेरा भाई दूध का गिलास गिलाता है तब मेरी मम्मा मेरे भाई को मारती है। और बोलो। अरे गिर जाए तो दोबारा दूध मिलता नहीं मिलता, ये बताइए सबको। यदि वो गिलास गिर गया तो दोबारा मिलता नहीं मिलता, ये बताइए। हाँ, सबको बताइए। मिलता है। आपके हाथ से गिर जाए तो क्या होता है? आपको दूध का ग्लास दिया गया, आपके हाथ से गिर गया, तब मेरी मम्मा कभी कभार दे देती है दूध वापस। भैया बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा। मम्मी बताती है कि दूध बहुत कीमती होता है, कि इसलिए दूध नहीं हिलाना चाहिए। धन्यवाद। भैया बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति। आपने बताया जब आपके हाथ से दूध गिर जाता है, दूध बहुत अमूल्य होता है, इस बात पर भी बताया। और मेरा विनम्र आग्रह है कि जैसे कि पहले नियमों में वो स्वयं बोले। हम यहाँ हिचकिचाहट दूर की जाती है। मंच का जिनको भी भय लगता है उनका ये मंच का भय दूर हो जाए। वो मंच पर जाने से कतराए नहीं कि हम मंच पे कैसे बोलें। उनको ये हो मंच पे बोलना तो बहुत सरल है, मैं क्यों डर रहा हूँ। इसी डर को दूर करने के अगर उनके घर वाले उनका सहयोग करेंगे तो उन्हें हर जगह पे ये लगेगा उनके घर वाले ही उनका सहयोग करेंगे, तो आगे चलकर वो मंच पे नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह है कि आप जो है उनका सहयोग ना करें, उन्हें बोलने दीजिए, उनको स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने दीजिए। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी छोटी बहन कुमारी आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3, संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ भैया, पहुंच रही है। आपका विषय है बाल प्रहरी पटल का सबसे अच्छा संचालक। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3 की छात्रा, सांदीपनि शासकीय पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज प्रेरित भाषण कार्यशाला है, जिसमें हम सभी को हाल के हाल विषय मिलता है और हमें उस विषय पे बोलना होता है। तो जैसा कि आज मेरा विषय रहा है, आपका विषय है बाल प्रहरी पटल का सबसे अच्छा संचालक। जी भैया, मेरा विषय है बाल प्रहरी पटल का सबसे अच्छा संचालन। अब हम इस पे किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि ये सब देख ही रहे हैं कि जो बाल प्रहरी में जो सब लोग संचालन कर रहे हैं, मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, बहुत सारे लोग संचालन कर रहे हैं। तो वो तो इतना कुछ लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग जो सीख रहे हैं संचालन, उनको धीरे धीरे करना अच्छा आ जाएगा, और बाकी लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं। जैसा कि बाल प्रहरी में प्रवास देवतल्ला है, मानस धोनी है, और अभी मेरे बड़े भैया कार्तिक भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा अच्छा संचालन करते हैं। और बाल प्रहरी पे संचालन करना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप बाल प्रहरी पे संचालन करते हो तो जो बड़े बड़े स्टेज रहते हैं, मंच रहते हैं, उस पे आपको संचालन करने में, बोलने में थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि बाल प्रहरी से हमें ये सीखने को भी मिलता है कि संचालन में है कि कैसे बोलना है हमें। तो इस वजह से संचालन में बहुत ही अभी जितने भी लोग हो रहे हैं अच्छे, वो सभी लोगों को मैं मुझे ये भी
मुझे ये भी पता है कि अगर वो लोग कहीं भी मंच पे जाते हैं तो वो अच्छे से बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बाल प्रहरी में संचालन बहुत बार करके देखा है। और बाल प्रहरी से संचालन करने में ये जब जो बच्चे संचालन करते हैं, बड़े छोटे सब लोग संचालन करते हैं, तब उनको ये भी जैसे कुछ लोग जब संचालन करते हैं सब लोग, तो शुरुआत में ये भी बताते हैं कि उनका कैसे मन किया। तो ज्यादातर तो यही कभी कभार सबका रहता है कि मेरे छोटों से मैंने देखा कि कितना अच्छा कर रहे हैं, मैंने इस वजह से संचालन करने का मन किया। यही है चीज, जब छोटे बच्चे भी इतना अच्छा संचालन कर पा रहे हैं और बड़े बच्चे भी, तो फिर आगे चल के जो बाल प्रहरी की पूरी कार्यशाला है उसमें सारे बच्चे ही अच्छा संचालन करना सीख जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने बड़े भैया कार्तिक भैया को संचालन करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शुभ रात्रि। बहन, बहुत सुंदर आपने अपना भाषण रखा और आपने बताया कि किसी एक को भी हम नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा संचालन कर रहा है। और आपने बताया कि बाल प्रहरी की जो कार्यशाला है वो आगे हर किसी का जो मंच का भय है उसे दूर करती है, और वास्तव में करते भी है। ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं जो निरंतर चल रही है, जिसके लिए इतने सारे योगी तपस्वी की भांति जो योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी तरह ही जो साधना कर रहे हैं, ऐसे हमारे बीच इतने विद्वत जन बैठे हैं, और जिनमें कि सबसे पहला नाम श्रीमान उदय किरवाल सर जी का आता है। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने छोटे भाई श्री निश्चल अग्रवाल कक्षा 5 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं और आपका विषय है कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। जी भाई, मैं निश्चल अग्रवाल कक्षा 5 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज त्वरित पहुंचन कार्यशाला है और मेरा विषय है कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है जब कभी कभी मेरे से कुछ बहुत महंगी या फिर बहुत कीमती चीज टूट जाती है। और कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं यहाँ से कभी कभार मुझे डर लगता है कि अगर मैं ये कर दूंगा तो फिर कहीं मेरी डांट ना पड़ जाए या ना हो जाए। कभी कभार डर लगता है मुझे कि मेरा जब कहीं पहला दिन होता है तो मुझे डर लगता है कि मुझे कोई चिढ़ाए ना। कभी कभार ऐसा हमें बहुत डर लगने लगता है, जैसे नर्वस टाइप। और मुझे कभी कभार बहुत ज्यादा डर लगता है जब मैं सोता हूँ, तो कभी कभार अकेले सोता हूँ। तो जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले मैं दिसंबर में प्रयागराज गया था अकेले, तो मुझे डर लग रहा था कि वहां पे कुछ हो ना जाए, खो ना जाऊंगा वहां पे। तो ऐसा हम सबके साथ होता है, हमें ऐसा लगता है। ये हमारी इनसाइड फीलिंग, हमारे अंदर से आई हुई फीलिंग्स होती हैं। लेकिन हमें उन्हें और कम करना चाहिए, हमें उनके ऊपर अपना काबू पाना चाहिए। ऐसे हमें उन्हें छोड़ देना नहीं चाहिए, नहीं तो हम आगे दुनिया में नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने बताया कि आपको किन किन कभी कभी डर लगता है। वो स्वाभाविक बात है, हर किसी को कभी ना कभी डर लगता है, और आपने बताया उन बातों को छोड़ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। उस डर की तरफ हमें ध्यान ही नहीं देंगे। जिस चीज की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे वो अपने आप ही हमारे उससे दूर हो जाती है। एक थ्योरी भी आती है इस पे कि हम जिस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं वो चीज हमारे सामने से गायब हो जाती है। एक थ्योरी मैंने किसी बुक में पढ़ी थी विज्ञान के। हमारे पास हम जहाँ हमारे जो सर हैं वो हमें बताते रहते हैं, तो हमें एक थ्योरी बताई थी उन्होंने कि जिस चीज की तरफ हम ध्यान नहीं देते वो चीज गायब होने लगती है। अगर मनुष्य उसकी तरफ ध्यान नहीं दे तो हमारे लिए गायब हो जाती है। उसी प्रकार डर भी है, वो गायब हो जाएगा अगर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे।
तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले कि ये जो बाल प्रहरी कार्यशाला है, इसमें जो ये कार्यशालाओं के लिए सब लोग योगियों, जो भी यहाँ विद्वज्जन बैठे हैं, वो योगी की तरह काम करते हैं, योगी तपस्वियों की तरह काम करते हैं। उन्हीं में एक नाम है श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद सर। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक जी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया और पहले भी संचालन कर चुके हैं। हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है और आपका आत्मविश्वास नई दमक पाता जा रहा है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि जो विषय दिया, मैं आपको तत्काल विषय देता हूं और आप उस पर आपको अपनी बात रखनी है। आपका विषय है, वो दिन कैसा होगा जब दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। वो दिन कैसा होगा जब दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। इस विषय पर बोलना। गुरु गणपति को सुमर लिखूं ललित इतिहास। माँ शारदा तुम करो हृदय ज्ञान प्रकाश। माँ शारदा तुम करो हृदय ज्ञान प्रकाश। गुरु गणपति को सुमर लिखूं और माता शारदा सरस्वती वाणी की देवी माँ वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मेरा विषय है कि जिस दिन इस धरती पर एक भी गरीब नहीं रहेगा। पहले मैं इस विषय को थोड़ा साइड रखता हूँ और थोड़ा महापुरुषों की जीवनी की तरफ जाता हूँ। हम जब देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, वो अपने जीवन में सिर्फ 2 लत्ते में रहे, 2 कपड़ों में रहे और ज्यादा उन्होंने अपने पास धन संपत्ति भी नहीं संजोई। वो गरीब नहीं थे, वो हृदय के अमीर थे और उन्हें गरीब कहा भी नहीं जा सकता। हृदय इतना अमीर था कि जहां चलते वहां कारवां साथ चलता। वैसे हमारे जो महापुरुष हैं वो दिखाते हैं कि वो गरीब हैं, पर वो बहुत अमीर थे, तो हम उन्हें गरीब नहीं कह सकते। और गरीब तो वो लोग हैं जिन लोगों के पास ऐसा साथ नहीं है, मित्रवत भाव नहीं है। हम जब देखते हैं कई हमारे जो महापुरुष हैं, वो कभी भी अपने पास ज्यादा धन नहीं संजोया। हम किसी भी महापुरुष की, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने जब धर्म की स्थापना की, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उन्होंने घर बार त्यागा, अपने पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं रखी। वे चाहते, उन्हें अमेरिका के एक सम्मेलन में एक अमेरिकन लेडी ने, उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया, उनसे एक बात कही जिस बात का उत्तर शायद ही कोई दे पाता, पर स्वामी विवेकानंद जी का जरा आप जवाब सुनिएगा। जो अमेरिकन लेडी थी, उसका प्रश्न था, मुझे आपके जैसा एक बालक चाहिए, आपके जैसा एक बच्चा चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? अब इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? हम देने में असमर्थ हैं। पर स्वामी विवेकानंद जी का जवाब सुनिएगा, वो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि आप मेरे जैसा बालक क्यों चाहती हैं? अमेरिकन लेडी कहते हैं क्योंकि आप इतने ज्ञानी हो, इतने अच्छे हो और इतना आपका प्यारा, इतना स्वीट व्यवहार है आपका, इतने अच्छी बातें करते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे जैसा क्यों चाहिए, मेरे को ही आप अपना बालक मान दीजिए। तो इस जवाब को सुन के वो अमेरिकन लेडी भी मान गई कि ये ऐसे कैसे, ये इतने सरल कैसे? इस प्रश्न का जवाब देना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर भी उन्होंने इतने बड़े सरल तरीके से दे दिया। हमारे यहाँ हमारे जितने भी महापुरुष हैं, वो कभी गरीब नहीं थे। और अगर मैं गरीबों की बात करूं, तो वो लोग गरीब हैं जो दिखाते हैं कि उनके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य है, परंतु उनके साथ वैसा कारवां नहीं चलता, उनके साथ लोग नहीं जुड़ते, उन लोगों का प्यार नहीं जुड़ता, वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। अब दुनिया में जिस दिन एक भी गरीब नहीं रहेगा, मैं इस विषय पर चलता हूं, अपने विषय पर चलता हूं। जिस दिन एक भी गरीब नहीं रहेगा, हर घर सुख शांतिमय हो जाएगा, हर घर प्यार आनंद से भर जाएगा, प्रेम और आनंद के रस में भर जाएगा। आज भी कई लोग हैं जो एक टाइम की रोटी खाते हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो 3-3 दिन भूखे रहते हैं, पानी में दिन गुजारते हैं। जब मैं अपने ही परिवार में लेता हूँ, मैं जब पूछता हूँ या मुझे पता चलता है घर वालों के द्वारा, मेरी नानी और दादी जो अब रहे नहीं, वो जब उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया,
मैं आज इस घर में हूँ, हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारे यहाँ पे बचपन में जब मैं छोटा था, उस समय हमारे यहाँ रहने की भी व्यवस्था नहीं थी। एक बार घर भी उतना अच्छा नहीं था, घर में बरसात के टाइम पे पूरा पानी भर जाता था और जो घर था एक बार उसकी छत गिर गई थी। मैं बिस्तर में लेटा हुआ था, मैं छोटा था 5 या 6 वर्ष का, उस समय छत गिर गई थी। फिर भी मैं पता नहीं कैसे मैं बिस्तर के दाएं-बाएं किधर गया और बच गया। और साथ में बताती थी दादी नानी कि मेरे माता-पिता ने एक बंद का पैकेट भी नहीं, सिर्फ एक अकेले बंद में 4 दिन गुजार रखे हैं। ऐसे बताते और 4 दिन तक खाया नहीं, सोचा कि दूसरा खा लेगा और दूसरे माँ ने सोचा कि पापा खा लेंगे, पापा ने सोचा माँ खा लेंगी। ऐसे करके 4 दिन बीत गए। उसके बाद जब वो बंद खराब हुआ तो उसे फेंका। जब कोई गरीब नहीं रहेगा तो ये कंडीशंस भी नहीं आएँगी। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो 4 दिन बंद में गुजारते हैं, जो सोचते हैं कि ये खा लेंगे, मैं भूखा रह लेता हूँ, इस प्रकार से भी काटते हैं। कई लोगों के रात के निवाले का पता नहीं, कई लोगों का ठिकाना नहीं। हमारी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। कईयों के पास ये बेसिक ज़रूरतें ही नहीं है। भारत में कई जगह पानी की व्यवस्था ही नहीं है। पानी वहाँ इतना महँगा है, तो वहाँ अगर ये गरीबी मिट जाएगी, तो वहाँ पानी की समस्या भी नहीं रहेगी। क्योंकि कोई भी जिसको भी ज़रूरत होगी पानी खरीद लेगा। और कई लोग हम देखते हैं कितने लोग भुखमरी से मर जाते हैं। कितने लोग गरीबी के कारण अपना जीवन खराब कर देते हैं। कहा जाता है कि जीवन भगवान के द्वारा बनाई, ईश्वर के द्वारा बनाई, उस परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाई एक सबसे सुंदर रचना है। अगर कोई सबसे सुंदर रचना पूछे तो धरती और जीवन के अलावा और कुछ नहीं निकलता। उस जीवन को ही लोग खत्म कर देते हैं, जबकि सबसे बड़ा पाप माना जाता है अपने जीवन को अपने आप ही खत्म करना। फिर भी कई लोग करते हैं। अब कोई चारा ही नहीं है, क्या करें? आदमी क्या करेगा? तो तड़प-तड़प के मरने के बजाय अपना खुद का जीवन त्याग देते हैं। अगर कोई गरीब रहेगा ही नहीं, अपने सपनों को साकार करेगा। भारत एक नई ऊँचाई पे हो सकता है अगर कोई गरीब ना हो। अमेरिका में लोग इतने कम हैं, पर वहाँ गरीबी का स्तर है ही नहीं एक प्रकार से। वहाँ गरीब किसे कहा जाता है? जिसके पास गाड़ी नहीं होगी। और जिसके पास गाड़ी नहीं है पर अपनी सुख सुविधाएँ हैं जो उसे उसकी बेसिक नीड है, तो एक कार्तिक मध्यम जी वर्गीय समय का आदमी भी है, ध्यान भारत के नीचे रखेंगे। पहुँचे पर कार्तिक जी समय का भी ध्यान रखेंगे। हाँ सर, तो हम मध्यम वर्गीय में जिनके पास गाड़ी हो वो आते हैं। यानी वहाँ बेसिक नीड्स मिल रही हैं। अगर भारत में कोई भी गरीब नहीं बचेगा, पूरे विश्व में वैसे नहीं बचना चाहिए, पर भारत को मैं अभी अपने ही देश को लेता हूँ। अगर यहाँ कोई गरीब नहीं बचेगा, तो यहाँ हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। मनुष्य बहुत प्रगति कर सकता है, मनुष्य बहुत आगे जा सकता है। अगर गरीबी मिट जाए, हमने बना रखे हैं ये धन, दौलत, अगर इनको हटा दिया जाए, तो हर कोई अपने में अमीर है, हर कोई प्रगति कर सकता है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आत्मविश्वास से भरे प्रस्तुति, और आपने इस त्वरित तत्काल दिए गए विषय पर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। हर एंगल से, हर कोण से उसे एक तरह से कवर करने की कोशिश की। तो क्योंकि समय सीमित रहता है और इसमें 3 से 5 मिनट तक का ही समय लेना चाहिए। समय थोड़ा ज्यादा जरूर था, लेकिन आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से। आज की स्टोरीज भाषण कार्यशाला का पहला चरण है और उसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। उनको एक से एक अच्छे विषय दिए हुए और सबने बहुत अच्छा किया। सबसे छोटे प्रतिभागी श्री अदंग अग्रवाल है, कक्षा 1 के छात्र हैं, और उनको विषय दिया गया है यदि मेरा दूध का ग्लास जमीन पर गिर जाए। अब इसके 3-4 एंगल्स हो सकते हैं। उन्होंने कोशिश की, उनके घर से भी आवाज आ रही थी मदद करने की। उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि ग्लास गिर जाने के बाद तो जिस बच्चे के हाथ से अगर स्वयं से छूट कर गिर गया तो उसे बड़ा दुख होता है, ग्लानि होती है, रोने भी लगता है। हो सकता है उसके कपड़े पे गिर जाए, पैरों पे गिर जाए, गुनगुना दूध हो, या माँ के हाथ से गिर जाए, या उसका पैर लग जाए, गिर जाए। तो बड़ी स्थितियां होती है, लेकिन बहुत सुंदर प्रयास किया आपने, इसमें प्रतिभाग किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ अध्यक्ष जी, और उम्मीद करता हूँ अगली बार आप इससे भी अच्छा बोलें।
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अदिति कर रहे हैं, कक्षा 9 की छात्रा देहरादून से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद दिए गए विषय पर तत्काल भाषण देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी ईशा धोनी है, जो कक्षा 12 की छात्रा है, खुनौली वापस। ईशा जी ने विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और उन्होंने महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए महिला हिंसा के खिलाफ विषय था। बहुत अच्छा बोली, देर तक बोली, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी हैं, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, और आप इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ते रहते हैं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरि प्रशंसा की, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया और इस बात को रेखांकित किया उनके रिश्तेदारों से जुड़े, जैसे आयुष जी हैं, आयुषी जी हैं, अदिति जी हैं और बच्चे हैं, इन सब ने बहुत कुछ सीखा और विद्यालय से बाहर जाकर बड़ी असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने टीचर ने बताई, ये बच्चे इनमें विशेष रूप से एक तो उनमें भाषण कौशल, एक तो आत्मविश्वास उनका बढ़ रहा है, दूसरी रचनात्मकता, तीसरा संवाद कौशल। ये तीन चीजें विशेष रूप से इन त्वरित भाषण कार्यशालाओं की के परिणाम है, उत्पत्ति है या इसके फायदे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच में बने हुए हैं, प्रेरणादायक बोधन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों के नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सरस्वती जी ने बताया कि कार्यशालाएं मासिक टेस्ट या लिटमस टेस्ट की तरह हैं और बच्चों को तत्काल दिए गए विषय में बोलना पड़ता है। थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन थोड़े से अभ्यास के बाद ये कार्यशालाएं आसान हो जाती है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट में सीनियर व्याख्याता कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व, बच्चे उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी, उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा नेगी मैडम, आदरणीय किरण पनगरिया मैडम, आदरणीय पूनम सक्सेना मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और कक्षा का बच्चा मंच में प्रतिभाग कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अभिभावकों का यहाँ सहयोग पूरी तरह परिलक्षित हो रहा है। कक्षा 3 के बच्चे आदर्श श्रीवास्तव मंच से इतना अच्छा बोल रही हैं कि उनको बोलना ही, उनके पास इतना बोलने को था कि विषय कम पड़ रहा था, समय कम पड़ रहा था। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छा बोलते हैं अपने आप। तो और अंत में उन कार्यक्रमों को सुधार आधार प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सज्जन जीने वाले, इनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है, आदरणीय करोड़ा जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री कार्तिक तिवारी जी को मैं सोचता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार कार्तिक जी। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आपने सबको उनके विषय के बारे में बताया कि आप उनके विषय का उन्हें पुनरावृत्ति, हर कोई जब अध्ययन करता है उसके बाद जब पुनरावृत्ति करता है उसे ज्यादा याद होता है। इसी प्रकार जब कोई वक्तव्य देता है उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसमें सुधार लाता है। आपने इसी प्रकार पुनरावृत्ति कराई और अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आज की जो अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन
कुमारी अदिति कक्षा 9 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। मैं बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी भाई, आपकी आवाज पहुंच रही है। बहन, मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आपका विषय है, यदि मैं संचालक बनूं तो नए अंदाज में संचालन करूंगी। आपको विषय दोबारा बताइए। बहन, आपका विषय है, यदि मैं संचालक बनूं तो नए अंदाज में नमस्कार, संचालन। मैं अदिति कक्षा 9 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून है। आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम नारायण संचालन करूं तो मैं अपने कार्यशाला के बारे में बताऊंगी कि यह इसमें क्या क्या होता है। यह हमें सिखाता है कैसे हम बोले। बहुत सारा कुछ होता है इसमें। हम यहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर अपने वो दिखाए जाते हैं, जो हमारे अंदर टैलेंट होता है हम उनको यहाँ पर दिखाते हैं। और इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर मैं संचालन बनूंगी तो मैं सबको बड़े प्यार से यहाँ पर आमंत्रित करूंगी। फिर बहुत अच्छे से करूंगी। तो आज के मेरे मुख्य अतिथि हैं श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। संचालक कर रहे मेरे बड़े भाई श्री कार्तिक तिवारी, कक्षा 10, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर। मेरी विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन सोनोली बागेश्वर। आज मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला, इसके लिए बाल प्रहरी कार्यशाला का धन्यवाद। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अवसर मिला, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। बाल प्रहरी केवल एक पद नहीं है, बिल्कुल, बल्कि अनुशासन, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। एक सच्चा बाल प्रहरी तो वही है जो स्वयं को अच्छे से आचरण का पालन करे और दूसरों को भी सही मार्ग चलने के लिए प्रेरित करे। मेरे प्रिय साथियों, याद ये कि किसी भी विद्यालय की पहचान केवल उसके इमारत से नहीं होती, बल्कि वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के व्यवहार और संस्कार और उपलब्धियों से होती है। यदि हम मिलकर छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं तो हमारा विद्यालय निश्चित ही दूसरों के लिए प्रेरणा बने कि हम अपने विद्यालय की गरिमा बनाए रखेंगे, शिक्षकों का सम्मान करेंगे, विद्यार्थियों की प्रत्येक संपत्ति की रक्षा करेंगे, स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे और एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। यही हमें एक आदर्श से विद्यार्थी और सच्चे बाल प्रहरी की पहचान है। अंत में महान वैज्ञानिक एक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर AJ अब्दुल कलाम जी के शब्दों के साथ अब बात करना चाहते। जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। आइए
हम सभी देश के उज्जवल भविष्य के लिए ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही और बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वैसे क्रमांक के हिसाब से तो अब छूटे हुए प्रतिभागियों का आता है, पर आज हमारे इस जो कार्यक्रम है इसमें कोई भी छूटे हुए प्रतिभागी नहीं है, तो मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि इन कार्यशालाओं में जो कई महान मनीषी विद्वज्जन मुनियों सा जीवन जीते हैं, योगी तपस्वी जैसा जीवन जीते हैं, तो उन्हीं में एक और नाम आता है डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं और सर ही ने हमारे पूरे इस कार्यशालाओं का चैट बॉक्स का सारा कार्यभार संभाले होते हैं। सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। बाल प्रहरी मंच पर आज की 1536वीं ऑनलाइन कार्यशाला, और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी। सर, आपका कैमरा ऑन नहीं है। जी सर, आपका कैमरा। कार्तिक जी, बहुत सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं बाल प्रहरी मंच पर आज की त्वरित भाषण कार्यशाला, क्योंकि बाल प्रहरी का निरंतर चलने वाला 1536वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपने अनेक विधाओं पे काम किया है। खासकर आपने जो बच्चों की पौराणिक चित्र कथा है उनके ऊपर बाल भास्कर में निरंतर प्रकाशन आपका हुआ है, उसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं। और आज आपके बाल परिवहन पर सक्रिय त्वरित भाषण के बारे में बहुत बारीकियों को बताया और उसका महत्व बताया, उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वैसे भी आप बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं, आपका स्नेह हमें निरंतर इसी तरह से प्राप्त होता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी ईशा धोनी जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज कुनौली बागेश्वर से कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, आपका भी स्वागत है। अध्यक्षता कर रहे कुमारी अदिति जी, जो गुरु नानक पब्लिक विद्यालय विकास नगर देहरादून से कक्षा 9 के विद्यार्थी, आपका भी स्वागत है। और आज की इस कार्यशाला के संचालन सूत्र अपने हाथ में रखने वाले श्री कार्तिक तिवारी जी, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आपने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को साझा किया और आपको संचालन की जो एक कला है उसके लिए हम बधाइयां देते हैं। और आपको जो विषय दिया गया था, बहुत महत्वपूर्ण विषय था वो, कि वो दिन कैसा होगा जब दुनिया में गरीबी नहीं होगी। आपने उसके विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला और एक त्वरित भाषण का जो मोड होता है उस पर हम किन किन विषयों पे अपनी बात को साझा कर सकते हैं, उसको आपने किया। तो हम आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आपने महत्वपूर्ण बातों में प्रकाश डाला, जिसमें प्रकृति में हम कम से कम आवश्यकताओं को रखते हुए सबको संतुलित और सामंजस्य की स्थिति में ला सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए बधाइयां देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले मित्रों में और अपनी सहभागिता करते हुए अपनी बात रखने वाले दोस्तों में
महिमा धोनी जी, अहम कुमार जी, अक्षत सिंह जी, गौरव सिंह परिहार जी, शिवाली नेगी जी, दृश्या कोहली जी, राशि जी, अदम्य अग्रवाल जी, आद्या श्रीवास्तव जी और निश्चल अग्रवाल जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अदम्य अग्रवाल जी कक्षा 1 के विद्यार्थी और उन्होंने कम से कम चिंतन किया कि अचानक से यदि मेरा दूध का गिलास जमीन पर गिर जाए तो क्या होगा। तो एक कक्षा पहली में बच्चे का जो एक चिंतन है वो बाल प्रहरी मंच पर ही बच्चे कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। इसी तरह से आद्या श्रीवास्तव जी कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, उन्होंने बाल प्रहरी पटल का जो संचालक का जो काम है, जो संचालन कर्ता के जो चीजें हैं, उनको अपनी नजर से देखने का प्रयास किया, उनको जो विषय मिला था। और आज के जो विषय हैं उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय थे कि यदि एक दिन जब मैं अपने गांव गया तो गांव में क्या स्थिति निर्मित हुई, उन चीजों को देखने का प्रयास किया। बाल प्रहरी पटल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पटल बन गया है बच्चों की लर्निंग के लिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमेशा कहती है कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र विषय वस्तु का विश्लेषण और निर्णय लेना, ये एक महत्वपूर्ण और आवश्यक उद्देश्यों में अपेक्षा की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। और बाल प्रहरी मंच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अपेक्षा है उस पर बिल्कुल खरा उतर रहा है। अनेक विधाएं हैं जिन पे बाल प्रहरी मंच NEP 2020 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बाल प्रहरी मंच के माध्यम से बच्चों को लेके जाते हैं। तो ये अपने आप एक अनूठा प्रयास आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से, आदरणीय आकाश श्रीवास्तव, आकाश सारथकर सर के निर्देशन में और आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी के उत्कृष्ट उद्बोधन के साथ पूरा होता हुआ दिखाई देता है। और जब अभिभावक जो हैं बच्चों को मंच प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं, तो बच्चों का उत्साह दोगुना हो जाता है। तो मैं सभी अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ कि आपका स्नेह और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आपका अवदान बहुत महत्वपूर्ण है। बाल प्रहरी मंच पर जो विषय दिए जाते हैं उन विषयों को मैं यदि बारीकी से देखूं तो पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी हमें अन्य पुस्तकें पढ़ना आवश्यक होती हैं, पढ़ना चाहिए। और ऑनलाइन कार्यशालाओं में जो बच्चों का व्यक्तित्व विकास गढ़ा जा रहा है उसकी भूमिका पता लगती है। विभिन्न संगोष्ठियां जो आयोजित की जाती हैं, खासकर DD हाट में अभी जो हाल ही में जून में संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसमें शिवाली नेगी जी का जो कार्यक्रम में संचालन था उसको केंद्रित करके उनको विषय दिया गया था। तो अपने आप में हम अपनी स्मृति का एक प्रकार से डाउनलोड करते और पुनर्स्मरण की ओर भी आगे बढ़ते हैं कि जो गतिविधियां हो चुकी हैं उन गतिविधियों में बच्चों को चिंतन का अवसर प्राप्त होता है, मनन का अवसर प्राप्त होता है और बच्चे ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि पूरी बाल प्रहरी की जो सेना है बच्चों की, वो विभिन्न आयामों की ओर आगे बढ़ रही है और अपने व्यक्तित्व विकास को गढ़ रही है। मैं सभी बच्चों का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अभिभावकों का और विद्यालय के गुरुजनों का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आदरणीय उदय किरोला जी की ऋषिवत तपश्चर्या को एक बार पुनः कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम प्रेषित करते हुए पूरे भारतवर्ष के राज्यों के बच्चों को भी मैं बधाइयां देता हूं और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योगदान करने वाले सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए उनका भी आभार करता हूं। चैट बॉक्स में आदरणीय गंगा आर्या जी की निरंतर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय भास्करन पांडे जी ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का प्रेम और स्नेह बाल प्रहरी मंच को इसी तरह से प्राप्त होता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ, शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विदा लेते हुए मंच सौंपता हूँ कार्तिक जी को। कार्तिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि।
कार्तिक की आपका बारी बहुत जी। बहुत आभार, आपने हमें इतने सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई, इतनी अच्छी बातें बताई। और अब जो ये बाल प्रहरी मंच है, इसके कर्ता धर्ता एक रीड हेडी और हम सभी बालकों को इतना बड़ा मंच प्रदान कर रहे हैं, इतना बड़ा मंच प्रदान करवा रहे हैं, इस मंच पर सभी आ रहे हैं और इस मंच पे मेरे जैसे कितने संचालक आ गए, कितने संचालक बनाए गए हैं इस मंच द्वारा। इन संचालकों को, इन वक्ताओं को जो बना रहे हैं और जिनका ये पूरा ये पटल जिनके लिए